मैं गोरखपुर में देखी हुई जन्माष्टमी और गोरखपुर में देखी हुई रामलीला मैं सचमुच कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैंने दूध के दांत रामलीला देखते समय ही तोड़वाए। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है। अमरीश पुरी कैरेक्टर एक्टर है, नसीरुद्दीन शाह कैरेक्टर एक्टर है, ओम पुरी कैरेक्टर एक्टर है और सलमान खान जो स्टार एक्टर है। इस तरह का विभाजन इसका कोई मतलब ठीक नहीं है। वो रंगमंच में हम लोग इसको ऐसे देखते ही नहीं है। रंगमंच में तो की शब्दावली ही नहीं है। को पारसी थिएट्रिकल कंपनी शकुंतला नाटक का मंचन कर रही थी। तो उसमें राजा दुष्यंत जो है वो कमर पर हाथ रख के गा रहे हैं, मोरी पतली कमर बल खाए रे। तो वो दोनों जो बंगाली सज्जन है, भद्र सज्जन, वो कहते हुए निकल गए कि ये कालिदास की गर्दन पर छुरी फेर रहा है ये। अच्छा, ये दरअसल तब वो समय है और आज का समय है, तब से हम अपने हमारे महाकवियों की गर्दन पर छुरी नहीं फिर जाए इस चिंता में हम दुबले हो रहे हैं। और तब मंच पर जो उन्मुक्त कला का विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। बड़े बड़े नाटककारों को लिखते देखा है, उनकी बातों को सुना है, पढ़ा है। विलियम शेक्सपियर का भी कहना था कि यह दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उस पर काम करने वाले किरदार जिनका आना और जाना तय है। कुछ ऐसे भी शख्स हुए हैं जिन्होंने अदब के रास्ते रंगमंच तक का सफर तय किया, वहां टिके रहे और हमारे बीच कई स्मृतियां छोड़ी। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनका सफर भी अदब के रास्ते होकर रंगमंच तक पहुंचा। वो आए और हैं, और हमारी दुआ है कि वो लंबे अरसे तक हमारे साथ बने रहे। जी, मैं बात कर रहा हूं मशहूर साहित्यकर्मी, रंगकर्मी श्री जावेद अख्तर जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। आज हम बातें करेंगे अदब की, साहित्य की, रंग कर्म की, रंगमंच की, और आपके हवाले से जानेंगे आपके विचार। और दर्शकों और श्रोताओं को मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी नई बातें भी जानने को मिलेगी। तो जैसा कि एक रिवाज है कि शुरुआत शुरू से ही करते हैं, तो ये कौतूहल हमेशा मेरे मन में भी था और बाकी के लोग भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत पटना में कब से होती है। क्या आपकी पैदाइश पटना की है या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, और अगर पटना में पैदाइश नहीं है तो कहाँ की है और कैसे इधर आना हुआ? मेरी पैदाइश तो गोरखपुर की है जी। और मेरे पिताजी एनी रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अधिकारी थे जी। और उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो मुख्यालय गोरखपुर में। तो हम तीन भाइयों जो रंगमंच में भी सक्रिय रहे, उनकी पैदाइश गोरखपुर में हुई और आरंभिक शिक्षा वहीं से गोरखपुर से शुरू की। और गोरखपुर के बाद हम लोग बरौनी आए, वहाँ से स्थानांतरित होकर पिताजी आए, और उसके बाद बरौनी बेगूसराय के रंगमंच से वहीं से एक तरह से संपर्क हुआ जी। और एक तरह से कहिए कि पैदाइश गोरखपुर में, आरंभिक शिक्षा गोरखपुर से शुरू हुई। पिताजी का संबंध उर्दू शायरी से था और बहुत लंबा उनका साबका था। और हमारे घर में मजाज से लेकर कृष्णचंद्र से लेकर सज्जाद ज़हीर और भी बहुत सारे उर्दू के बड़े बड़े नामचीन साहित्यकार आते थे जी। तो एक पृष्ठभूमि की वजह से भी अदब की तरफ, साहित्य की तरफ आना बिल्कुल एकदम एक स्वाभाविक जैसा था। और बरौनी में आने के बाद फिर बरौनी में मेरी गराड़ा रेलवे स्कूल, तो रेलवे स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। अच्छा। तो रेलवे स्कूल में पढ़ाई की, फिर बरौनी से ही मैंने वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद फिर आईए से मैं पटना आ गया। तो आप कह सकते हैं तो 1974 से लेकर अब तक। अच्छा। हाँ, तो 1974 से लेकर अभी तक मैं पटना में हूँ। और पटना विश्वविद्यालय से मैंने आईए से लेकर पीएचडी तक अपनी पढ़ाई पूरी की। और पीएचडी के बाद फिर मैं नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, एक प्राध्यापक, हिंदी प्राध्यापक के रूप में। और फिर वहाँ से स्थानांतरित होकर मैं टीपीएस कॉलेज पटना में आ गया और मैं तब से आपके बीच में हूँ। रंगमंच का कार्य करता हूँ, साहित्य पढ़ाता हूँ जी, और आप लोगों के बीच में हूँ जी। ये तो आपने बड़ी अच्छी और दिलचस्प बात कर दी। मजाज मेरे भी बड़े
दिल के करीब हैं, उनको पढ़ता रहा हूँ, उनको देखता रहा हूँ, अलग अलग एपिसोड्स उनके ऊपर जो बनाए काफी लोगों ने। अली सरदार जाफरी ने भी एक काफी अच्छा बनाया था, राकेश पांडे ने जिसमें मजाज का किरदार निभाया था, बहुत शानदार किया था। तो इससे तो ये अंदाजा लग गया, मजाज जिस घर में आते हों, सज्जाद जहीर जैसे लोग बैठते हों, तो तरबियत वाला माहौल तो बेशक रहा ही होगा। तो शुरुआती बीज तो वहीं से पड़ गए होंगे। किस जमात में आप रहे होंगे जब तक आप गोरखपुर में थे? पहली जमात ही में, एक तरह से कहिए पहली जमात आप कह सकते हैं जी। और लेकिन औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं कि रेलवे गराड़ा स्कूल बरौनी से औपचारिक शिक्षा जी। लेकिन अनौपचारिक जैसे गोरखपुर में भाई मैं कृष्ण लीला और मैं रामलीला और हम लोग कहते हैं कृष्णाष्टमी की जन्माष्टमी की झांकी देखता हुआ मैं बड़ा हुआ। क्या बात है। और फिर वो वही न कहीं से वो रंगमंच का भी उसी में बीज है, क्योंकि जन्माष्टमी मैं सचमुच कभी नहीं भूलता हूँ। जन्माष्टमी गोरखपुर में देखी हुई जन्माष्टमी और गोरखपुर में देखी हुई रामलीला, क्योंकि मैंने दूध के दांत रामलीला देखते समय ही तोड़वाए हैं। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्योंकि मंच जो बनता था उसमें जो तख्त पे रामलीला का मंचन हो रहा है और हम लोग को भी चौकी की मिलती थी कुछ बैठने के लिए, तो जो समाज के थोड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो आगे बैठा करते थे, तो हम बच्चों को जगह नहीं मिलती थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे 5 साल 6 साल के हम लोग आगे जाना चाहते थे। उसी क्रम में अंधेरे में 2 चौकी के बीच 2 तख्त के बीच मैं गिर गया और मेरे दूध के दांत टूट गए आगे के। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि रामलीला देखकर मैंने दूध के दांत तुड़वाए हैं और तब से मेरे मुंह में रंगमंच का स्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अमूमन ऐसा देखा जाता है जावेद साहब कि हमारे यहाँ जो चलन रहा है बिहार में, आपके ज़माने में क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं यहाँ बड़ा हो रहा था तो उस दौर में ये चलन बेशक था कि सभी को तैयारी तो करनी होती थी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, और अगर वो नहीं हो पाता था तो फिर साहित्य या किसी कला विषय की तरफ वो मुड़ते थे। तो आपने ये कब तय कर लिया था कि आपको साहित्य ही पढ़ना है? और जिसके घर में मजाज और वो कृष्ण चंद्र और ऐसे शायर आते हो, तो उर्दू शायरी या उर्दू भी काफ़ी तफसील से पढ़ाया जाता होगा आपके घर में, तो हिंदी की तरफ रुझान कैसे हुआ? एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि मेरे जो अब्बा स्वर्गीय पिताजी थे, तो वो उर्दू के अच्छे साहित्यकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। शमीम मुजफ्फरपुरी के नाम से लिखते भी थे वो। अच्छा। तो खैर वो उसकी वजह से 4थी किताब तक अनौपचारिक रूप से उर्दू भी पढ़ी मैंने। अच्छा। लेकिन अब्बा को ही इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने मुझे और मेरी छोटी बहन जस्ट मुझसे छोटी उन दोनों को संस्कृत पढ़ाई। क्या बात। हाँ, और मैं और मेरी बहन दोनों प्रवेशिकोत्तीर्ण हैं। जी, प्रयाग से मैं प्रवेशिकोत्तीर्ण हूँ। बहुत सुंदर। प्रारंभिकी से लेकर के प्रवेशिका तक की परीक्षा मैंने दी है, यद्यपि मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है। वो अलग बात है, लेकिन मैंने संस्कृत में तो एक तो संस्कृत की तरफ वैसा आना एक स्वाभाविक जैसा था। और दूसरे के जब मैं बरौनी आया, बेगूसराय आया, तो हिंदी रंगमंच से जुड़ता गया, तो धीरे धीरे मेरा हिंदी साहित्य की तरफ रुझान आया। बचपन से ही एक तरह से रुझान आया और मैंने आईए तक पहुंचते पहुंचते तय कर लिया कि मैं हिंदी साहित्य ही पढ़ूंगा। और जिसका विरोध भी मुझे परिवार में, क्योंकि बचपन में पिताजी गुजर गए मेरे। मैं 13 वर्ष की आयु का था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया, अफसोस, 1970 में। तो उस समय गाइड करने के लिए नहीं थे जब मैं ये तय कर रहा था कि मैं क्या विषय लेकर पढ़ूंगा। लेकिन मेरे जो बड़े भैया थे जो मुझसे 20 वर्ष नहीं अब दिवंगत हो चुके हैं, तो उनका था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, क्योंकि मैं एक ठीक ठाक विद्यार्थी था। तो उनकी इच्छा ये थी कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाऊं, लेकिन मेरा पहले से तय था कि मैं हिंदी चाहता था पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ना चाहता था। तो आईए में प्रिंसिपल हिंदी लिया और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने बीए में हिंदी ऑनर्स तय किया तो लंबे समय तक मेरे बड़े भैया ने मुझसे बोलना बंद कर दिया था। अच्छा। लेकिन जब परिणाम आया, रिजल्ट आया, तब उनको बहुत ही गर्व हुआ और उनको लगा कि मेरा सपना क्या है। तो मैं दरअसल अपने आप को साहित्य के विद्यार्थी के रूप में ही
अपने को देखता था। इसलिए मैंने हिंदी भाषा और साहित्य लेना तय किया। और स्पेशल पेपर के तौर पर मैं संस्कृत में हमेशा रही, और मैं संस्कृत साहित्य की भाषा साहित्य के भी नजदीक रहा। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि संस्कृत मुझे नहीं आती है, वो एक बिल्कुल ही अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात तो है। इस तरह से मैं हिंदी साहित्य की तरफ आ गया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में भी टॉप किया, एमए में भी टॉप किया। तो फिर मैं पीएचडी में मुझे जीआरएफ मिल गया, तो कनीय शोध प्रज्ञ मैं बन गया, तो मैं पीएचडी कर ली। इसी दौरान मैं रंगमंच की तरफ भी धीरे धीरे आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि रंगमंच कहीं न कहीं से बचपन से ही मेरे उसमें था। आपने तो बहुत शुरू में ही तय कर लिया था। हाँ, लेकिन ये जो शानदार सफरनामा जो आपने सुनाया, उससे मेरी जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी सी और बढ़ गई कि मैं अब क्या कहूँ कि साहित्य ने आपको थिएटर का रास्ता दिखाया या थिएटर ने आपको साहित्य का चुनाव करवाया? हाँ, ये अभी भी मेरे सामने एक बहुत ही एक ऐसा स्थायी प्रश्न है। अच्छा। क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने में बहुत गहरी दिलचस्पी है। मैं खूब पढ़ता हूँ और मैं लिखता भी रहा हूँ। मेरी किताब भी वाणी प्रकाशन से है, जो मेरी पहली आलोचनात्मक पुस्तक है, हिंदी रंगमंच की लोकधारा, वो वाणी ने उसको प्रकाशित किया है। मैं प्रायः ये अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देता हूँ और लिखता पढ़ता रहता हूँ। लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अलग तरह का डिसिप्लिन है, ये अनुशासन ही अलग है। बिल्कुल, लेखन अनुशासन अलग है। लेकिन रंगमंच की कला का अनुशासन, और मैं पूरी तरह से आ गया अभिनय क्षेत्र में। तो अभिनय में मैंने अपने आप को केंद्रित किया। हालांकि मैंने नाटक लिखे, दूर देश की कथा जैसा नाटक लिखा जो बहुत लोकप्रिय हुआ। मैंने बीवेयर ऑफ डॉग जैसा प्रयोगात्मक नाटक भी लिखा, और भी कई नाट्य रूपांतरण मैंने, लुशुन की कहानी, प्रेमचंद की कहानी, और भी कई कहानियों का रूपांतरण किया। फिर मैंने लेखन में, नाट्य लेखन से लेकर मैंने निर्देशन भी किया, राम की शक्ति पूजा का निर्देशन किया मैंने, और भी अन्य नाटक, लड़ाई, सर्वेश्वर दास सक्सेना के नाटक का निर्देशन किया। लेकिन मैंने तय किया कि मैं रंगमंच में सिर्फ और सिर्फ अभिनय करूंगा, और मैंने केंद्रित किया। इसलिए पटना रंगमंच से या देश के रंगमंच से जुड़े हुए सारे लोग मुझे बतौर अभिनेता ही पहचानते हैं, मंच रंगमंच के एक अभिनेता के तौर पर ही पहचानते हैं। बावजूद इसके कि मेरा लिखना एक मेरा डिसिप्लिन है, लेकिन कई बार मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि ये लेखन एकांत है, आपको एकांत करता है लेखन, और अभिनय जो है वो एकांत करता है, लेकिन वो सार्वजनिक एकांत है। बिल्कुल ठीक बात। तो वो उसकी एकांत जो एकांत होने की, एकांत की साधना है, वो सार्वजनिक होती है, वो पब्लिक के बीच में घटित होती है। तो वो एक अलग तरह का अनुशासन है, और उसमें अभ्यास का तरीका, उसमें प्रशिक्षण का तरीका, उसमें आपको चीज़ों को याद करने का तरीका या किसी चीज़ को क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और टेबल पर बैठकर खाली कागज़ पर किसी आइडिया को उतारना एक बिल्कुल अलग अनुशासन होता है, बिल्कुल अलग है वो तो। इसीलिए मुझे कई बार मेरे लिए कठिन हो जाता है। मेरे कई दोस्त बहुत शिकायत करते हैं कि आप बहुत कम लिखते हैं। अच्छा। मैं बताता हूँ कि मैं भाई, अगर मैं बापू का अभिनय कर रहा हूँ तो मैं वही कर रहा हूँ, वो संभव नहीं है मेरे लिए। और कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक रंगमंच से मैं ले लेता हूँ अवकाश, 6 महीना, साल भर। तब ऐसी स्थिति में आपको जान लेना चाहिए कि मैं जरूर कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ या बोलने की तैयारी कर रहा हूँ। और लिखना तो खैर आप कहें, बड़े बड़े शायरों ने भी कहा है, ये लिखना सच में आपने जो कहा एकांत की चीज़ है, और वो हम नहीं करते हैं, वो कहीं से प्रेरित होता है। हाँ, वो अलग तरह का ही है, अलग तरह के अनुशासन है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, अरे वाह, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। हाँ, तो ये बात तो है, वो प्रेरणा से होता है, और एकांत वाली बात है कि आप, इसलिए दोनों मेरे लिए एक समय में मेरे लिए आवाजाही है। जी। साहित्य में मैं जाता हूँ, फिर लौट कर रंगमंच में आता हूँ, रंगमंच में आ जाता हूँ। तो मेरी ये आवाजाही बहुत ही स्मूथली रही हो ऐसा नहीं है। हाँ। मुझको झटका लगता है, उसको कई बार बहुत स्ट्रेन पड़ता है कि दरअसल मेरा क्षेत्र क्या है। लेकिन मैंने ये तय किया, और आपके सामने फिर से ये मैं एक तरह से कहिए आपके मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मैं मूलतः अपने को अभिनेता मानता हूँ। मूलतः मैं अभिनेता मानता हूँ। ठीक है कि मेरे उसका काम का, अब तक के काम में लिखना, पढ़ना, बोलना शामिल है। लेकिन मैं कई बार उसको मानता हूँ, उसकी वजह से मेरे अभिनय में वो चीज़ आई है
जी। जो शायद किसी दूसरे अभिनेता में नहीं आई है। वो ये वजह है। मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ कि वो एक बहुत जरूरी कीमत देनी होती है। हाँ, अलग तरह की जो चीज़ अगर किसी अभिनेता में दिखती है तो हमको लगता है वो अलग तरह की चीज़ अगर मुझ में दिखती है वो अध्ययन के वजह से, तो उस खास डिसिप्लिन की वजह से, जो साहित्य का डिसिप्लिन या लिखने का डिसिप्लिन, बिल्कुल बिना किसी शक के इस बात को माना जा सकता है। और आपने जब ये बात कह दी और एक तरीके का कबूलनामा है कि आप अभिनेता मानते हैं खुद को, तो वहाँ ये मुझ पर लाजिम हो जाता है और ये सवाल वाजिब हो जाता है कि सबसे पहला नाटक आपने कौन सा देखा था? हालांकि आप ये बता चुके हैं कि रामलीला और कृष्णलीला आपने देखी थी। रामलीला, हाँ एकदम। उसमें तो कोई दो राय नहीं, रामलीला देखी थी और मुझको बहुत पसंद आता था। अशोक वाटिका प्रसंग में बहुत मजा लेता था। अच्छा। बहुत कूदता था, मैं उछलता था। और चूंकि मैं मेरे लिए जो 4 साल 5 साल के एक बालक की कल्पना कीजिए जो देख रहा हो, बड़ा रोचक, और हनुमान जी को अशोक वाटिका में अद्भुत फल खाते हुए देख रहा हो, और वो फल सचमुच का हो, वो भी नहीं एक नकली फल हो। वो केले के थंब पे केला लटका करके घौज का घौज रखा जाता था, और जो एक्टर बना हुआ, मतलब जो हनुमान बना हुआ जो एक्टर है परफॉर्म कर रहा रामलीला में, वो केला छील छील के खाता भी था और हम लोग को ललचाता भी था। अच्छा, माने हम लोग जो बैठे रहते थे ललचाता भी था। तो एक विशेष अर्हता ये भी रहती है कि जो खूब खाने वाला हो उसको हनुमान बनाओ। हाँ, तो ये एक बहुत मेरे लिए तो रामलीला मेरे उसमें है, मेरे कृष्णलीला, रामलीला। ऐसे देखे तो किसी कंपनी का, भूली भटकी एक कंपनी का, बरौनी में मैंने एक नाटक देखा था जी। वो कटोरी में खून या क्या कुछ ऐसे ही था, कटोरे में खून, मतलब वो जो पारसी रंगमंच का जो उस तरह का होता था। तो उस तरह का एक बहुत कंपनी का किसी का एक नाटक देखा, बहुत छोटा था मैं। तो मैंने वो नाटक देखा था। फिर मैंने सुमन, जो अभी भी सुमन कुमार है, जी मैं जानता, तो वो उनका संबंध था बरौनी से। अच्छा। संबंध रहा है बरौनी बेगूसराय से। और बरौनी में जो रिक्रिएशन क्लब, रेलवे का रिक्रिएशन क्लब होता है, जिसको विनोद भवन भी कहते हैं, रिक्रिएशन क्लब, तो वहाँ छोटा छोटा मंचन होता था। तो मुझे जहाँ तक याद है तो नेफा की एक शाम, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का एक छोटा नाटक है, नेफा की एक शाम में जो चीन के युद्ध का 61-62, हाँ वो 1962 में जो हुआ था, तो उस पर हमको जहाँ तक याद है कि सुमन जी ने अभिनय किया था। अच्छा। और मैं बहुत छोटा था जब मैंने उसको देखा था। तो ये बहुत ही आरंभिक नाटक देखने का मेरा अनुभव है, और बहुत गहरा प्रभाव, एकदम बहुत गहरा प्रभाव है, प्रभाव अभी भी है। मैं हरदम बताता हूँ जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं उनको, चूंकि आप साहित्य के अध्येता रहे हैं, अध्यापन भी किया है आपने, तो अंग्रेजी साहित्य में वो टर्म जो एपिफेनी कहते हैं, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं ताकि लोग समझे उसको, तो आपका एपिफेनी का पॉइंट मैं मान सकता हूं रामलीला और ये कृष्णलीला बेगूसराय का जो रंगमंच है, उसमें सत्यहरिश्चंद्र नाटक का मंचन हो रहा है। उसमें शव्या जो है पुरुष अभिनेता शव्या की भूमिका निभा रहा है, और वो हम लोग देख रहे हैं। उम्र मुश्किल से 9-10 साल की है। या फिर आगे चल करके उसी ग्रुप में हम जुड़ते हैं, बरौनी बेगूसराय में। खूबसूरत बात है। तो आप 3 भाई रंगमंच में आए, तीनों ने रंगमंच में काफी अच्छा काम किया, हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ हैं। आपको तो हम जान ही रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, लगातार परत जानेंगे भी। बाकी के जो 2 लोग यहाँ अभी मौजूद नहीं हैं, उनके विषय में भी थोड़ा बताएं। परवेज अख्तर, मैं छोटा हूँ जी, तीनों भाइयों में जी, माफ कीजिएगा। परवेज अख्तर जो संगीत नाटक अवार्डी हैं, जी, उन्हें प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के हाथ तो उन्हें पुरस्कार सम्मानित एक निर्देशक के तौर पर वो देश में जाने जाते हैं। परवेज अख्तर हैं, उसके तनवीर अख्तर हैं जो अभी वर्तमान में इप्टा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अच्छा। तो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो एक महत्वपूर्ण संस्था के महत्वपूर्ण पद पर हैं वो। जी। हाँ, तो और यही है परिचय, वैसे विस्तार में जी विस्तार में तो उनसे भी बातें होंगी और बिल्कुल हम बात करेंगे। इप्टा का जिक्र किया आपने, और भारत में नाट्य कला की बात की जाए तो न केवल उसके संरक्षण बल्कि उसके संवर्धन में भी इप्टा का अमूल्य योगदान रहा है। तो इप्टा के बारे में मैं चाहूंगा कि आपके हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी दर्शकों और श्रोताओं को, और जो नए बच्चे उभर रहे हैं और नाटक करना चाहते हैं, कि इप्टा क्या है, कैसे बना और आगे अभी वो क्या कर रहा है, इस विषय में थोड़ी सी जानकारी अगर। हम लोग जब पटना में सक्रिय हुए 1974 में, मैंने बताया कि मैं पटना आ गया जी,
तो हम लोग 75 में इमरजेंसी लगी जी। और मुझको इमरजेंसी में कर्फ्यू को तोड़ने वाले भीड़ में घूमने में बड़ा मज़ा आता था। बीएन कॉलेज के सामने हम लोग रहते थे, बीएन कॉलेज में विद्यार्थी था जी। और 75 में इमरजेंसी लगी और रात में कर्फ्यू तोड़ करके जो लोग सड़क पर आते थे तो मैं उसमें शामिल होकर घूमता था आधी रात में। तो उस समय तुगलक नाटक गिरीश कर्नाड का और उसके निर्देशक और मुख्य अभिनेता सतीश आनंद जी। और बीएन कॉलेज में मेरे सीनियर थे ऋषिकेश सुलभ और मेरे सीनियर थे वहीं पे परवेज अख्तर और संयोग से दोनों तुगलक में अभिनय कर रहे थे। वाह। ऋषिकेश सुलभ कर रहे थे और ये परवेज अख्तर कर रहे थे जी। और एक साहित्यकार और थे जिसे भूल चुके हैं लोग, बसंत कुमार, जो कहानीकार थे जी। पटना के कुछ उस समय के अच्छे कहानीकार जिसे उनका नाम आता था बसंत कुमार, वो अभिनय कर रहे थे। तो चूंकि मैंने बताया ना कि मेरा लेखन से भी संबंध था जी जी, तो इनसे चूंकि लिखने पढ़ने वाले लोग थे, ऋषिकेश सुलभ, बसंत कुमार, ये लोग अभिनय कर रहे हैं। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं परवेज अख्तर, वो उसमें अभिनय कर रहे हैं। जब मुझे कहा गया तो मैं स्वाभाविक रूप से मैं उधर गया और मैंने भी छोटी सी भूमिका तुगलक में की। तो पटना में तुगलक में से मैंने अपनी शुरुआत की। तो शुरुआत में इप्टा नहीं है कहीं भी, मेरा ये कहना था, इसीलिए मैंने तुगलक की चर्चा की। तो ये बात है 77-78 के आसपास की बात है। 79 के बीच में आपको ध्यान में होगा कि यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित किया और बेसिकली यूनेस्को ने एक प्रस्ताव पारित किया कि आगे आने वाला जो 1 साल है वो प्रेमचंद जैसे कथाकार की 100वीं जयंती का साल है, यानी 1980 1880 में है 1980 को हम लोग शताब्दी वर्ष के रूप में यूनेस्को के तौर यूनेस्को ने उसका आह्वान किया, संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया। बहुत बड़ी बात। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह प्रेमचंद जन्म शताब्दी आयोजन हुआ। तो पटना में भी हलचल तो थी, यहाँ पर एक से एक साहित्यकार, एक से एक बड़े कवि तो गढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर जब ये पहलकदमी ली गई प्रेमचंद जन्म शताब्दी आयोजन के लिए, तो मुझसे संपर्क किया, क्योंकि मैं उस समय कविताएं करता था, अच्छा, शेर व शायरी करता था, क्या बात, गजलें लिखता था और इस तरह से बात है वो दौर। तो दुष्यंत कुमार को पढ़ करके मैं सिर धुनता था और उन्हीं की नकल पर मैं गजलें लिखता था। अच्छा। खैर, तो अब मैं अपने आप को कवि के रूप में ही देखता था उस बाद में ये भ्रम टूटा कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो ये कविवर कन्हैया और रामकृष्ण पांडे फिर हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण अच्छे कवि, वो मेरे पास रामकृष्ण पांडे प्रस्ताव लेके आए कि प्रेमचंद की कोई कहानी चुनिए और उसका नाट्य रूपांतरण कीजिए। अच्छा। हाँ, तो मैं बिल्कुल किशोर वयस को पार करके युवावस्था में जा रहा था, तब ये प्रस्ताव मेरे पास आया। प्रेमचंद तो मैं बचपन से पढ़ रहा था, तो मैंने 2 कहानी छाटी, 2 कहानियां, ईदगाह और इस्तीफा, दोनों का नाट्य रूपांतरण किया। एक का निर्देशन किया, हमको अभी भी याद है, कासिम खुर्शीद ने संभवतः, और दूसरे का परवेज अख्तर ने निर्देशन किया। उसमें एक छोटी सी भूमिका भी मैंने की, लेकिन नाट्य रूपांतरण मैंने किया। ये कासिम खुर्शीद जो शायर हैं उर्दू के, जी। तो उनका भी संबंध था इप्टा से। अच्छा। ये इप्टा से प्रस्ताव था। अच्छा। ये 1979 नवंबर की बात है जी। नवंबर 1979, मैं सही बोल रहा हूँ? 89 नहीं, 79। हाँ, तो 79 तो मैं सही बोल रहा हूँ। तो 79 में, नवंबर 79 में IM हॉल में इस्तीफा और ईदगाह का मंचन हुआ। अच्छा। हाँ, एक तरह से कहिए कि इप्टा से मेरा वहाँ से जुड़ा हुआ। तो फिर मैं इप्टा को और नज़दीक से जानने लगा। तो आपके लिए सिर्फ बता दूं, या दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि इप्टा की स्थापना ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर 1943 में उसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में उसका पहला अधिवेशन हुआ था। और स्थापना जो करने के बाद बलराज साहनी से लेकर कैफी आजमी से लेकर, वो बहुत इतिहास, बहुत विस्तार में मैं उसमें जाऊंगा नहीं। और ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर के जितने बड़े पंडित रविशंकर से लेकर, उदय शंकर से लेकर, और जितने बड़े संगीतकार, शंभू मित्र से लेकर नाटककार, या
अब जितने नाम, उत्पल दत्त, हाँ, ये एक दो नई नाम है, बल्कि लंबी फहरिस्त है। MS सत्यू से लेकर अनेक नाम है, तो वो नाम उससे जुड़े हुए हैं। और मुख्य रूप से दो उसका कारण था इप्टा जैसे संगठन का सामने आने का। एक कारण तो जो एंटी फासिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था पूरी दुनिया में, यानी हिटलर की सत्ता जिस तरह से हो रही थी, पूरी दुनिया को वो जिस तरह से पे आतंक फैलाए हुए था हिटलर, तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होकर के जो आगे बढ़ रही थी। तो एक तो एंटी फासिस्ट मूवमेंट चल रहा था पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ बंगाल में अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण भयानक अकाल पड़ा था। बिल्कुल। और वो अकाल ऐसा था कि लोग अभी भी बताते हैं, या उस समय की कविताएं मैं पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी भयानक स्थिति। कई पेंटिंग्स भी हैं, कई पेंटिंग्स है। तो बंगाल का अकाल ऐसा था जो मानव निर्मित अकाल था, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम वो बंगाल का अकाल था, जिसमें लाखों लाख लोग एक तरह से कहिए कि भूख के तड़प तड़प के, मैंने एक तरह से तड़प तड़प कर उन्होंने जान दे दी, सड़क पर एक मुट्ठी भात के लिए जान दे दी। तो ये जो दृश्य था, उस दृश्य ने जो कलाकार को एक तरह से कहीं झंकृत कर दिया, बिल्कुल उद्वेलित कर दिया। और तब एक तरह से इप्टा ने एक मंच का काम किया, और वहाँ से लेकर उसकी यात्रा एक लंबी यात्रा रही है। लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग कहते हैं कि 1953-58 तक आते आते एक दूसरी स्थिति पैदा होती है इप्टा का, एक तरह से कहिए राष्ट्रीय स्तर पर खत्म समाप्त हो जाता है इप्टा। तो इप्टा के पुनर्गठन की प्रक्रिया वही 1979-80 से शुरू होती है, जो मैंने अभी बताया आपको। प्रेमचंद जन्म शताब्दी का आयोजन एक तरह से बहाना बनता है वो आयोजन, और एक तरह से इप्टा की कई इकाइयां पूरे देश में फिर से सक्रिय होती हैं। और उसमें मुख्य रूप से प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास, उनका नाट्य रूपांतरण। उसी समय मैं ये तुलना नहीं करना चाहता, उसको कृपया वैसा मत लीजिएगा, भीष्म जी ने भी सदगति कहानी का नाट्य रूपांतरण किया। और मुझे इस बात का मैंने गर्व होता है, और मुझको लगता है कि हाँ मैं उसका हिस्सा हूँ, कि जो 5 या 6 नाट्य रूपांतरित जो रचना थी वो जो संकलित हुई एक जगह एक पुस्तक में, उसमें मेरे दोनों हैं, और भीष्म जी का वो सदगति रूपांतरण भी है। क्या बात है। प्रेमचंद कथा रूपक के नाम से। तो इप्टा से मेरा उस समय से एक तरह से जुड़ाव हुआ 79-80 के दरमियान। तो एक तरह से आप कला संगम कह सकते हैं, कला संगम में मैं सक्रिय था, दूसरी तरफ इप्टा में मैं सक्रिय हो चुका था इसके माध्यम से। और उसी समय हम लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी, अनागत। अच्छा जी। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि रंगमंच और उसके प्रयोग को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर, समाज में उसकी भूमिका को लेकर अन्य तरह से एक उद्वेलित दिमाग उस समय था हम लोग का। नौजवान होते हुए हम लोग थे, और कभी वो लगता था कि अनागत से ये चीज़ हम इसको पा सकते हैं, थिएटर को। कभी लगता था नहीं, इप्टा के माध्यम से हम ये थिएटर पा सकते हैं। कभी लगता था कला संगम के माध्यम से। फाइनली कला संगम से हम लोगों ने अपना नाता तोड़ लिया। कला संगम में मैं निकल गया पहले, और परवेज अख्तर लंबे समय तक कला संगम में रहे। फिर मैं इप्टा में सक्रिय हो गया, अनागत में सक्रिय हो गया, और फिर 1980 में एक तरह से कहिए मेरा पहला औपचारिक अभिनय 1980 से शुरू होता है। वैसे मैंने अभिनय बहुत किया, छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन 1980 में बंगला नाटक राजरक्त का हिंदी अनुवाद गिनी पिग, मोहित चट्टोपाध्याय का नाटक, उसमें मैंने भूमिका अभिनीत की। तो एक तरह से वहाँ से एक फॉर्मल थिएटर में, पटना थिएटर में मेरी शुरुआत हुई। तो इप्टा से मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, 2 दशक से ज़्यादा समय तक। बिल्कुल, ये काफ़ी लंबा समय है। और संक्षेप में कहें, मुख्तसर तरीके से बात को अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण बातें आपके तरफ से निकल कर ये आई कि इप्टा वैश्विक स्तर पर जो घटनाक्रम था, उसका एक कलात्मक प्रतिरोध था भारत की तरफ से, और भारत में देश में भी चल रहा था उसकी भी प्रतिक्रिया। हाँ, लेकिन ये इंडियन पीपल्स थिएटर नाम था इसका, इंडियन पीपल्स। और उसकी पुनर्स्थापना कह लें या रेनासा कह लें, उसके लिए वो 1979-80 वो दशक जो आगे पुनर्गठन जी। और जब औपचारिक अभिनय 1980 में आपने पहली दफा किया, उसकी बात हो ही गई है, तो आपके अभिनय की भी बात हम करते हैं। एक पद या कहें टर्म अंग्रेजी में अगर, तो मुझे बड़ा परेशान करता है। मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता उस टर्म से, और चूँकि आपने थिएटर इतना किया है, आप जानते हैं, आपका राब्ता रहा है, तो मैं आपसे जानना भी चाहूँगा
कि कैरेक्टर एक्टर क्या कोई शब्द होता है? मतलब मुझे ये तो इक्विवोकल लगता है, मुझे उल्टा लगता है, डायमेट्रिकली अपोज्ड व्यास। इस कैरेक्टर एक्टर, अगर एक्टर है तो कैरेक्टर ही निभा रहा है। ये दरअसल फिल्म से आया हुआ शब्द है जी। हाँ, मैंने फिल्म में, मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, An ये actor is an actor, character is a फिल्म character। फिल्म के किसी सिद्धांतकार ने, फिल्म के से जुड़े हुए किसी अभिनेता के द्वारा कहा हुआ ये जी। कही हुई बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि फिल्म में स्टारडम है जी, तो स्टार एक्टर और कैरेक्टर एक्टर इस तरह का उन्होंने, वो आप अब जब हायरार्की बना लेते हैं और उस तरीके, लेकिन तो उनका वो फिल्म से आया हुआ, फिल्म से आई हुई शब्दावली है। जी। और वो तुलना करना चाहते हैं दरअसल फिल्म में स्टार एक्टर होते हैं जैसे सलमान खान जो लीड या रोल में शाहरुख, हैं। नहीं स्टार वैल्यू, स्टार वैल्यू वाले जो हैं। हाँ, जैसे राजेश खन्ना से स्टार वैल्यू शुरू होता है, जी, जी। अमिताभ बच्चन पर वो फिक पर जाता है, बिल्कुल। और उस तरह से मान लीजिए शाहरुख खान है, सलमान खान है, वो चलता ही चला जाता हाँ, है। तो वो जो स्टार है जी। तो उसमें स्टार वैल्यू है। जी। अब उसमें एक्टर भी खोजते हैं लोग, लेकिन उनके लिए वो स्टार है। हाँ, सलमान खान का होना जरूरी है। माने सलमान खान का होना जरूरी है, बाकी दर्शक, बाकी सब जो है वो कैरेक्टर है। हाँ, और बाकी जो है वो कैरेक्टर एक्टर है। ये कहना चाहते हैं वो, जो भी जिन्होंने कहा है, ये क्वाइन किया है ये शब्द, लेकिन वो रंगमंच में हम लोग इसको ऐसे देखते ही नहीं। रंगमंच में तो की शब्दावली ही नहीं गई है। बिल्कुल, मैंने जानबूझकर ये बात आपके हवाले से कहलवानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास की इतना विशाल अनुभव है अध्ययन अध्यापन का और रंगमंच का भी, तो वहाँ से ये बात आना जरूरी है। और दर्शकों और श्रोताओं में कई ऐसे जवान लोग हैं, कई बच्चे हैं जो अभी बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन झांसों में ना पड़े। ऐसी कोई शब्दावली रंगमंच में नहीं। कैरेक्टर एक्टर जैसा कोई पद, कोई टर्म एक्टर होता ही नहीं है। एक्टर इज एन एक्टर। फिल्म में भी एक्टर ही कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बेशक कहना समझने के लिए उसको स्टार एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, बिल्कुल। अमरीश पुरी कैरेक्टर एक्टर है, नसीरुद्दीन शाह कैरेक्टर एक्टर है, ओम पुरी कैरेक्टर एक्टर है, और सलमान खान जो स्टार एक्टर है। इस तरह का विभाजन, इसका कोई मतलब ठीक नहीं है। एक नाटक जो काफी मकबूल हुआ आपका, और हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं उससे, आशना है उससे, बापू के बारे में काफ़ी बातें हुई, और आपने प्रोटैगनिस्ट आप ही थे उसमें, आपने बापू का किरदार निभाया था। तो किसी भी किरदार को निभाने के लिए उसकी कुछ तैयारियां होती हैं बेशक। आपने किन बातों पर विशेष ध्यान दिया उस किरदार की तैयारी करते वक्त, ये हम जानना चाहेंगे कि किरदार में घुसते कैसे हैं, कैसे उसका लिबास पहनते हैं, और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, वो थोड़ा अगर आप तफसील से विस्तार। इतिहास पुरुष को लेकर के अभिनय करना बहुत कठिन है, बेशक। इतिहास अगर बहुत नज़दीक का हो तब तो और कठिन है। जी। गांधी का जो है अतीत बहुत सुदूर अतीत नहीं है। गांधी का अतीत जी, लोगों के लिए ठीक बात है। हाँ, बहुत सुदूर अतीत नहीं है। वो चंद्रगुप्त मौर्य का अतीत नहीं है। यहाँ तक कि जिसको हम लोग पौराणिक या ऐतिहासिक कहें, राम और कृष्ण का नहीं है, ना ही चंद्रगुप्त, ना सम्राट अशोक का समय है, जी, जी। ना अकबर का समय है, और ना शिवाजी का समय है, और जिसको रीसेंट पास्ट, हाँ, जो अभी रिसेंट पास, जी जी, निकट अतीत हिंदी में हम लोग कहते हैं, निकट अतीत। तो उसका चरित्र को ऐतिहासिक चरित्र, वो भी जो दुनिया के विचार के केंद्र में जो हो इस समय, गांधी, बिल्कुल, तो वो करना तो किसी भी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी, बेशक। तो हालांकि मतलब आपने चर्चा छेड़ दी तो मैं इधर आ गया। मेरी यात्रा 1980 से लेकर के ये 2017 में ये इसका पहला मंचन हुआ। बापू का पहला मंचन 2017 मार्च 2017 में पहला मंचन हुआ, और उसके बाद लगातार उसका मंचन चल रहा है। मैंने पिछले 8 साल से उसका मंचन लगातार हो रहा है। उसके पहले बहुत सारे नाटक मैंने किए, तो जाहिर है पूरा अनुभव लेकर के मैं इधर आया। एकल अभिनय मैं पहले भी 1-2 एकल अभिनय मैं कर चुका था, और ये एकल अभिनय है जो मैं करता हूँ। बापू जो है वो एकल अभिनय, सोलो परफॉर्मेंस है। नंद किशोर आचार्य जो बहुत अच्छे परिचित नाटककार हैं, बहुत अच्छे बड़े चिंतक हैं, नाट्य चिंतक हैं, उनका ये नाटक है बापू। उसके पहले संयोग से एक नाटक की तैयारी में साल भर पहले से हम लोग थे, जिसमें गांधी भी एक चरित्र थे। निर्देशक ने मुझे गांधी के लिए चुना था। अच्छा। अब वो क्यों चुना था नहीं मालूम। तो एक तरह से मेरा अभ्यास 1-1.5 साल पहले से चल रहा था। अच्छा। गांधी को समझने का। सबसे पहले मैंने तय किया कि मैं बेन किंग्सले का गांधी
सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी नहीं देखूं, क्योंकि वो कोई भी देख ले, अभी भी कोई देख ले, हालांकि आपने देखी तो होगी पहले। हाँ, बहुत पहले देखी, और ऐसा नहीं कि मैं उसको भूल गया हूँ, क्योंकि बेन किंग्सले का अभिनय तो अद्वितीय अभिनय। तो लेकिन मैंने जानबूझ के कि मैं इस दौरान देखूंगा नहीं वो, ताकि कोई प्रभाव ना आए। हाँ, गांधी से संबंधित कोई भी अभिनेता का काम मैं नहीं देखूंगा, मैंने तय कर लिया। मैं देखूंगा तो रियल फुटेज देखूंगा, मैं सुनूंगा तो रियल मतलब उनकी वॉइस सुनूंगा। और ये मैंने 6 महीने किया, लिटरली 6 महीने किया। अच्छा, 6 महीने में कान में ईयरफोन लगा करके गांधी के अंतिम में दिए गए जो प्रवचन है, जो प्रार्थना प्रवचन के, हाँ, प्रार्थना सभाओं में जो बोलते थे वो, तो संध्या प्रवचन जो का होता था, तो वो सारे प्रवचन मुझे याद है। मैं अभी भी कान बंद कर लूँ, आंख बंद कर लूँ, तो उनकी आवाज़ आने लगती है मेरे पास। क्या बात। तो मैंने 6 महीने सुना है, 6 महीने उनको देखा है, और बचपन से हम लोग गांधी को अपने नजदीक देखते रहे हैं। बेशक। गांधी किस तरह से असर डालते हैं, आपने लगे रहो मुन्ना भाई में भी देखा होगा फिल्म, अगर पॉपुलर की बात, पॉपुलर ढंग से बात, वो भी एक प्रदर्शन है, प्रदर्शन का तरीका है, काफी असरदार तरीका। तो वो हम ये कह रहे हैं कि असर क्या पड़ता है गांधी का, तो गांधी का असर तो है ही सब पर, बिल्कुल है। तो एक तो तैयारी के लिए मैंने ये किया कि रियल फुटेज गांधी का देखा, रियल जो उनका साउंड ट्रैक है उसका रिसर्च किया, वो ही सुनता था मैं। और चूंकि वो गुजराती भाषी थे और वो, तो मैंने गुजराती को बहुत ध्यान से गुजराती भाषा को मैंने सुना, मैंने उसका एक्सपोजर लिया। मैं गुजराती बहुत ज़्यादा उस समय देखने लगा, सुनने लगा। अच्छा। फिल्में या टीवी सीरियल या उससे नाटक जो गुजराती में है, मैं वो सुनने लगा। और तब मुझको ध्यान में आया कि गांधी की जो हिंदी है वो कैसे गुजराती कहाँ मिलती है, कहाँ कैसे टेक्सचर में वो परिवर्तन आता है। वो मदर टंग इन्फ्लुएंस तो होगा। हाँ, वो नहीं रहने का, आप ध्यान से फिर से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक गुजराती कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं। हालांकि बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, बिल्कुल बहुत साफ हिंदी बोलते थे गांधी। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं, तो ये चैलेंज उसको लिया। फिर मैंने बहुत ही ड्रामेटिक परफॉर्मेंस अभी तक किया था, बिज्जल जैसा प्रचंड भूमिका मैंने की है, जो बहुत ही अति नाटकीय है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि योद्धा जैसा नाटक में अश्वत्थामा की भूमिका मैंने की है। तो मैं उस तरह की भूमिकाएं करता रहा हूँ, लोगों को पसंद भी आती, वो भूमिकाओं में लोग पसंद करते रहे मुझे। धीमी गति का जिसमें बहुत ही लय धीमे चले, बहुत ही स्लो चले, ये प्राय मैंने नहीं किया। इसके बाद मैंने सोचा कि दरअसल असली परीक्षा वही होती है, बिल्कुल, एक अभिनेता की परीक्षा वही होती है जो सबसे धीमी लय में वो अभिनय करता है, क्योंकि आपको फिर परखने का बहुत वक्त मिल जाता है ऑडियंस को। तो वो समझना ये एक चैलेंज था मेरे लिए। फिर मेरा वजन बहुत ज़्यादा था जी, तो मुझे अपना वजन 67-68 किलो से ले आना था 7-8 किलो नीचे। अच्छा। तो मैंने साइकिल खरीदी और साइकिलिंग करना शुरू किया। और बहुत लोगों को याद होगा, पटना की सड़क पर मैं साइकिल से जाता था कॉलेज, साइकिल से प्रेमचंद रंगशाला, साइकिलिंग करते हुए मैं अपने रिहर्सल स्पेस में जाता था। मैंने अपना खाना बिल्कुल कम कर दिया। मैंने, आप ये अतिरिक्त अदरवाइज नहीं लीजिए, कुछ लोग कहिएगा मेथड एक्टिंग है ये कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सचमुच मांसाहार छोड़ दिया। अच्छा। 6 महीना मैंने मांसाहार नहीं किया, मेरे सचमुच नहीं किया। जो भी रियाज आपने किया उसमें वो नहीं किया, कठिन मुझे यही लगा। हाँ, क्योंकि मैंने मतलब चूंकि उस मांसाहार में वो वीगन हो गया मैं। अच्छा। यहाँ तक कि मैं दूध दही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गांधी वीगन थे। लेकिन गांधी तो कहते कि मैं बकरी का दूध, नहीं, वो तो अंत में जो डॉक्टर ने उनको कहा कि मर जाइएगा, तो तब वो मजबूरी में बकरी का दूध कह के मैं सिर्फ बकरी का दूध ही पीऊंगा, अदरवाइज वो वीगन थे। नहीं, वीगन थे, वो 100% वीगन थे। तो मैं वहां से चला गया। अच्छा। और मैंने उपवास किया। मैंने 2-2, 3-3, 4-4 दिन उपवास किया सिर्फ नारियल पानी पर। अच्छा। हाँ, और ड्रास्टिक रूप में 3-4 महीने में मैंने 7-8 किलो वजन मैंने घटा लिया, अपना घटा लिया। वाह। तो वो मैंने किया, मैंने साइकिलिंग की। और तब मुझे ध्यान में आया, मैं जो खासतौर सुधीर चंद्रा की किताब है गांधी एक असंभव संभावना, अच्छा, बहुत चर्चित किताब है, गांधी एक असंभव संभावना, वो मैंने पढ़ा। और उसमें गांधी के अंतिम दिनों का उसमें आकलन है। और ये नाटक भी पूरी तरह से गांधी के अंतिम दिन के अकेलेपन की, अच्छा, उनकी अकेले छूट जाने की, भारत पाक विभाजन की का दंश, पीड़ा, छटपटाहट,
फिर कांग्रेस के लोग कैसे उनसे दूर होते जा रहे हैं, सत्ता के नज़दीक जा रहे हैं। फिर वो अकेले नोआखाली चले जाते हैं दंगा रोकने के लिए, जो वहाँ पर हिंदू विरोधी दंगा हो रहा है, बांग्ला माने जो वर्तमान का बांग्लादेश। जी जी जी। तो नोआखाली वो चले जाते हैं और नंगे पैर चले जाते हैं। वहाँ पर जो दंगाई हैं वो उनके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। तो उसी समय से वो तय करते हैं कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, और वो तब से नंगे पैर वो पूरी नोआखाली की यात्रा, 200 गांवों की यात्रा की लगभग नोआखाली में, और उस पूरी यात्रा में उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। बहुत बड़ी बात। और हमारा प्ले भी शुरू होता है उसी से, अच्छा, कि वो नंगे पांव एंट्री लेते हैं गांधी। जिन लोगों ने देखा होगा अगर बापू, तो उनको ध्यान में होगा नाटक में, कि नंगे पैर आते हैं और कांटे चुभे हुए हैं उनके पैर में, वो हल्का लंगड़ा के चल रहे हैं। फिर वो आकर के वो हटाते हैं और पैर धोते हैं, और उसको फिर वो दिए के तेल से उसको वो करते सेकते हैं, और उसके बाद वो डायलॉग धीरे धीरे अनफोल्ड होती है स्टोरी। फिर वो तो बात की बात है। उस मनोदशा को मैंने पहली बार समझा कि मनोशारीरिक अभिनय होता है, यानी मन का पहलू होता है, शरीर का पहलू होता है, आवाज़ है, एक्सप्रेशन है, आपका सेल्फ है, फोकस है, अभ्यास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक शब्द जो मुझको लगा कि इसको कृपया मतलब स्पिरिचुअल नहीं समझा जाए, क्योंकि मैं पूरी तरह से नास्तिक मानता हूँ अपने आप को, कि मैंने पहली बार स्पिरिट को समझा। एक्चुअली कुछ अलग है वो, जो आपको मन से, जो आपको समझ में आता है। आपको बहुत कहना हो तो आप कह सकते हैं, सबकॉन्शियस उसको कह सकते हैं, कुछ और कहिए, स्वप्न, कुछ भी कहिए। लेकिन एक सोल, एक डिफरेंट चीज होती है जो कैरेक्टर में कहीं छिपी होती है, वो चीज जिसको अगर आप एसेंस कह सकते हैं। तो आप उसको बहुत कहना चाहिए समझने के लिए, तो आत्मा कह सकते हैं। उस चरित्र की आत्मा कहाँ है? मन तो समझ में आ जा रहा है, उसका इमोशन समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ है? ये पहली बार मुझको ये ज़रूर है कि ये हमको बापू को रियाज करते हुए मुझको ये पहली बार समझ में आया कि दरअसल हर चरित्र का सोल होता है, उसकी एक आत्मा होती है, और एक अभिनेता को डिस्कवर करना पड़ता है उसको। तो ये एक लंबी प्रक्रिया थी, और उसने काफ़ी समय लिया, और इसमें दर्शकों ने मेरी बहुत मदद की। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी अभिनेता की जो मंच के अभिनेता है, उसकी जो रचना है, ठीक है 4 महीना की उसकी मेहनत होती है, उसका फोकस होता है, और लेकिन दर्शक लाइव जब वो होता है, जब पहली बार वो लाइव होता है 500-600 दर्शकों के बीच में, तो दर्शक भी उसमें एक क्रिएटिव भूमिका निभाते हैं। अगर आप दर्शक क्रिएटिव भूमिका नहीं निभाएं तो वो फिर वो रचना होती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और वो भी तब समझ में आया कि अभिनय दरअसल एक ऑर्गेनिक वो है, विदाउट एनी डाउट। हाँ, वो दरअसल मंच पर जैसे कोई बीज से पौधा अंकुर होता है, अंकुरित होता है, फिर वो फल, पेड़, ऐसे शाखाएं और पत्तियां, और फिर वो फल, ये सब दर्शकों के सामने घटित होता है। हाँ, वो चरण दर चरण दिखाई देता है। हाँ, वो सारे फेजेस वो दिखता है दर्शकों को, ये हो रहा है, और ये इसलिए थ्रिल होता है। लाइव थिएटर को देखते हुए थ्रिल यही महसूस होता है कि वो ऑर्गेनिक तौर पर रहा। तो अभिनेता के तौर पर मुझको ये ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं विमलेंद्र जी कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि दरअसल ये ऑर्गेनिक आर्ट फॉर्म है। अभिनय एक ऑर्गेनिक वो है, और जब ये हो जाता है तो फिर वो सचमुच सार्वजनिक एकांत में चला जाता है। सार्वजनिक रूप से खुला हुआ होता है, लेकिन उस समय वो एकांत होता है। एकांत में वो रचना करता है, उसका एक अपनी है, उसका एक माइक्रोकॉस्म। हाँ, एक, और दूसरा ये कि वो 2 स्तर पर काम करता रहता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वो लाइव थिएटर में, जैसे अभी हम लोग कैमरा के सामने हैं और नहीं भी हैं, तो ये जो 2 स्तर पर जो काम करना होता है, ये अभिनय में हमको दिखाई देता है। ये दर्शकों के स्तर पर भी होता है। दर्शकों के स्तर पर भी होता है। दर्शक भी सार्वजनिक, कई लोग एक साथ बैठ के भी देख रहे हैं, और अकेला भी देख रहा है। बिल्कुल होता है। तो ये चीज मुझको खास तौर से बापू को साकार करते समय, बापू की आत्मा तक उतरते हुए ये महसूस हुई। और उसको देह में महसूस करना, फिजिकलिटी में और करना, लेकिन हमने इमिटेट से शुरुआत की। मैंने गांधी की भंगिमा को, देह भंगिमा को, उनके एक्सप्रेशन को, उनके जिसको कहिए बैठने को, माने मैं तो वज्रासन पे ही लंबे लंबे समय तक बैठा रहता था, ऐसे करके, जो गांधी अपना घुटना मोड़ करके जो पोस्चर उनका है उसमें बैठा रहता था।
तो लंबे लंबे समय तक उसमें चलता रहता था। या गांधी का लाठी लेकर चलने का तरीका जो था, जो एक खास तरीका होता है, बहुत तेज चलते थे ऐसे करके, तो वो तरीका, ये सब जो मैंने किया, या गांधी की मूर्ति का बहुत सारा प्रतिरूप मैंने तो वो किया। लेकिन इन अनुकरण करते करते एक समय ऐसा आया कि वो स्वतंत्र हो गया। आप अनुकरण से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, और जैसे ही वो मुक्त होता है, अभिनेता की कला वहीं शुरू हो जाती है। ठीक बात। फिर वो क्रिएट करता है अपना गांधी, बिल्कुल, जो रियल गांधी और जो दर्शकों के बीच के मन में है गांधी, उससे अलग एक नया गांधी आपको आकार देता है। इसीलिए वो थ्रिल देता है। तभी तो आकर्षण, वो उतना ही यथार्थ भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो यथार्थ से ही निकल के आ रहा है, और वो बिल्कुल एक नया रूप लेकर के सामने आता है। तो ये प्रक्रिया मेरी रही है, और ये प्रक्रिया एक तरह से कहिए कि चल रही है। एक मुकाम तक मैं आया हूँ, और मुझे लगता है कि अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ऐसी भंगिमाएं आविष्कृत की मंच पर जो शायद गांधी की वैसी भंगिमाएं लोगों ने कल्पित नहीं की होंगी। वैसा कुछ कर सकते हैं गांधी। लेकिन बाद में मुझको पता चला कि मनु, जो उनकी संभवतः पोती थी, उनका संस्मरण है कि गांधी नोआखली में या बाद में आगे चल के एकांत में रोते भी थे, सिसकते थे। अच्छा। जो देश की हालत हो गई थी, और जो सत्ता का जो चल रहा था वहाँ पे केंद्र में, दिल्ली में, गांधी ने तो आहत थे। आहत थे। गांधी ने तो आज़ादी से भी अपने आप को अलग कर लिया था। आज़ादी के जश्न मनाया जा रहा था, गांधी थे वो नोआखली में थे, तो दंगाग्रस्त इलाकों में घूम रहे थे। बहुत तफसील से, विस्तार से बताया आपने इस बारे में कि कैसे आपने बापू के चरित्र को देखा, पढ़ा, महसूस किया, और उसको अपने अंदर समाहित किया, और एक नए तरीके की प्रस्तुति, जिसमें से कि कुछ आपके आविष्कार भी थे जो कुछ वर्णित हैं, मनु ने जो लिखा उसके आधार पर भी आपने दिया। मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर, और मेरा ख्याल है कि जो हमें देख और सुन रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, कि क्या हर परफॉर्मेंस में कुछ और बारीकियां जोड़ सकने का स्पेस होता है अगले परफॉर्मेंस के लिए? हाँ, इसीलिए लाइव थिएटर का अपना थ्रिल होता है जी। और इम्प्रोवाइजेशन एक शब्द है जी, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश हमेशा रहती है। जैसे कि हवा जितनी प्राचीन है, या जब से ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब से ये हवा है, वायुमंडल है, उतनी पुरानी है और उतनी नई भी है जी। तो उसी तरह से मान लीजिए 6 महीना साल भर की तैयारी में कोई अभिनेता अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहा है, तो वो उसकी तैयारी भी है, साथ में वो लाइव ऑडियंस के साथ कर भी रहा है, और जिस स्पेस में कर रहा है उस स्पेस की भी भूमिका होती है, और वो दूसरा दिन वो वही दिन नहीं होता जो पहला दिन होता है, इसलिए वो बदलता है। जैसे आदमी हम लोग बदलते हैं वैसे वो बदलता है, लेकिन वो इतना नहीं बदल जाता है कि वो बिल्कुल कुछ और हो जाए, वैसा नहीं होता है। तो उसमें उसको नज़दीक से अगर कोई देखे और कुछ अंतराल पर होने वाले एक अभिनेता के एक ही चरित्र के या एक ही नाटक के अभिनय को देखे 4, 5, 6, 7 बार 8 बार जी, तो उसको ज़्यादा महसूस कर पाएगा। बिल्कुल। जो जितना ज़्यादा बेहतरीन अभिनेता होता है उसमें वो हल्का हल्का परिवर्तन जो जीवंतता का प्रतीक है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वो लाइव होना चाहिए, हमेशा वो जिसको मैंने कहा कि वो उसी समय बीज पड़ना चाहिए, उसी समय मिट्टी से अंकुरित होना चाहिए, उसी समय मैंने तना और डालें और पत्तियां और फल फूल उसी समय होना चाहिए। हर बार एवोल्यूशन कहानी पूरी एकदम। और अगर नहीं होता है तब फिर वो दर्शकों के लिए कोई थ्रिल नहीं दे पाता है। हाँ, जब पहले से पता है और एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तो फिर वो थिएटर का थ्रिल ही मर जाए। वो थ्रिल जो है ना, जो उसके आपकी अपनी आंख के सामने अगर किसी फूल को खिलते हुए देखें वो कितना थ्रिल वाला अनुभव होता है, उसी तरह से है ये। इसीलिए हमेशा बदलता है। मैं तो मानता हूँ, इसलिए मैं मेरे निर्देशक से कई बार मेरी बहुत तीखी बहस भी हो जाती है, क्योंकि मैं लाइव परफॉर्मेंस करते समय कई बार बहुत ज़्यादा नहीं, बुनियादी तो मैं परिवर्तन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ड्रास्टिक परिवर्तन भी कर देता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ। मैं लाइव परफॉर्मेंस करते समय कई परिवर्तन छोटे मोटे तो करता हूँ, लेकिन मैं कई बार
थोड़ा बड़ा परिवर्तन भी करता हूँ, मूवमेंट में, एक्सप्रेशन में। और कई बार मैं छोटे मोटे इम्प्रोवाइजेशन भी कुछ मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस करता हूँ मैं। साउंड के बीच का या दो डायलॉग के बीच के का जो अंतराल है उसको मैं अपने ढंग से बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है जिसकी वजह से उस समय जो आपको फील हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्यूशन, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है कोई अभिनेता खो देता है, उस समय क्या फील कर रहा है वो, लेकिन बाकी डिसिप्लिन तो वो नहीं छोड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इंट्यूशन से सिर्फ इंट्यूशन से अभिनय नहीं होता। ठीक बात है। आपने अदायगी की बात की अभी, और आपके अभिनेता होने के तौर पर जो आपके एक्सपीरियंसेस थे उनको साझा किया, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला जो भी हम देख और सुन रहे हैं इसको। आपकी लेखनी से जुड़ी ये बात है कि आपकी एक बड़ी अच्छी किताब भी है, हिंदी रंगमंच का लोकाधार, हिंदी रंगमंच की लोकधारा। हाँ, तो लोकधारा से कनेक्टेड, मतलब जो लोक में चीज़ें, फोक से अपने उसमें हिंदी रंगमंच की लोकधारा। तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, ताकि, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक और श्रोता हैं उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपकी ज़रा सी भी दिलचस्पी नाटकों में है। और इस किताब का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है, तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं और खरीद सकते हैं, और बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए। बहरहाल हम आपके मुंह से ये सुनना चाहेंगे। आप लिंक दे ही रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो बेशक रहेगा। वाणी प्रकाशन वाले आपको रॉयल्टी का कुछ हिस्सा जरूर दें आप लोगों को। हाँ, क्योंकि आप तो प्रमोट कर रहे हैं वाणी प्रकाशन को। मैंने उनका नाम तो नहीं लिया, बट आपके तरफ से तो वो हो ही रहा है प्रमोट। बेशक हमारी दिलचस्पी बस ये जानने में है कि उस किताब का मसौदा क्या है और क्यों पढ़ी जानी चाहिए। वो किताब दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बृहद शोध परियोजना जो आरंभ हुई, जो डॉक्टर नामवर सिंह ने उसका प्रारंभिक व्याख्यान दिया जी। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग ने इसकी पहलकदमी ली, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन, इसका उसमें नाटक और रंगमंच के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन, इस विषय पर मुझसे संपर्क किया गया कि आप व्याख्यान दीजिए। 5 दिवसीय व्याख्यान होगा जी। और सब व्याख्यान 1.5 घंटे 2 घंटे का व्याख्यान होगा, और उस व्याख्यान को अटेंड करने वाले शोधार्थी होंगे और टीचर्स होंगे, फैकल्टी के। ये ठीक उसी तरीके का था, मैं अभी हिंदी फिल्मों पर बोलने गया था IIS शिमला में, तो उसी तरीके का हाँ, तो उस तरह से तो मुझे वो मैं महीनों मैंने तैयारी की उस बिल्कुल तैयारी की। और संयोग है कि मेरा जो PhD का विषय रहा है वो रहा है आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच में लोकनाट्य प्रयोग। तो मैंने ये एक्सप्लोर किया है कि आधुनिक रंगमंच जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से हम लोग मानते हैं, उस समय फोक थिएटर एलिमेंट्स कहाँ था। हाँ। हमारे भारतेंदु में तो स्पष्ट रूप से है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो परंपरा क्यों गायब हो गई और फिर आगे चलकर वो परंपरा फिर कैसे सामने आती है, उसी को एक्सप्लोर हमने अपनी PhD थीसिस में किया था। अच्छा। तो फिर मुझको लगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए नाटक और रंगमंच के संदर्भ में। जी। और तब वो एक तो वो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर 5 दिवसीय व्याख्यान जो मैंने वहाँ दिया, अलग अलग दिन। पहले दिन मैंने रंगमंच और नाटक विषय पर व्याख्यान दिया, दूसरे दिन मैंने हिंदी रंगमंच की लोकधारा पर व्याख्यान दिया, फिर तीसरे दिन मैंने हिंदी नाटक और रंगमंच के संदर्भ में लोकधारा। इस अभी मुझे पूरी तरह से चैप्टर याद नहीं है, माफी चाहते हैं। वो तो लोग बनाएंगे, तो लोग पढ़ेंगे हाँ उसमें। तो एक तरह से मैंने आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जो नाटक और रंगमंच को देखने का जो नजरिया रहा है उसको बदलने की पेशकश करता है वो पुस्तक करती है पेशकश। आप वो पुस्तक पढ़ेंगे तो एक तरह से हिंदी साहित्य में नाटक और रंगमंच को देखने का जो नजरिया है वो एक नया नजरिया आपको उस पुस्तक में मिलेगा। और वो नजरिया ये है जो एक तरह से कई भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर भिखारी ठाकुर से लेकर के और हबीब तनवीर तक जो परंपरा आती है, जो आप एक हद तक कह सकते हैं हिंदी रंगमंच की जो लोकधारा जो नौटंकी, रामलीला, रासलीला, और मेरी तो सांस में वो चीज़ है रामलीला, कृष्ण लीला, वहाँ से वो जो परंपरा चली आती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर माधव शुक्ल और फिर कई तरह के ट्रेडिशन से विभक्त होती हुई वो धारा जाती है। और एक हबीब तनवीर में भी वो आप धारा का एक देख सकते हैं रूप। तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश,
हमने की है। और फिर मैंने रंगमंचीय दृष्टि से नाटक को देखने की कोशिश की है कि नाटक साहित्य की विधा यानी शब्दार्थ आधारित विधा के तौर पर जैसे ही हम नाटक को देखेंगे तो हम नाटक को समझ नहीं पाएंगे। तो शब्दार्थ आधारित विधा नहीं बल्कि वागाभिनय आधारित विधा है। तो इसमें वाक जोड़ अभिनय, ये नाट्यशास्त्र से ली हुई शब्दावली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक तरह से नया प्रस्ताव है कि नाटक और रंगमंच को आप कैसे देखें। नाटक को साहित्य की विधाओं की तरह शब्दार्थ आधारित विधा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो केवल शब्दार्थ नहीं है बल्कि वो, और वागर्थ नहीं है बल्कि वो वागाभिनय है। और जैसे ही वागाभिनय होता है यानी वो अलग हो जाता है, अभिनेता तय करता है उसका वो उस समय मंच पर कि वो क्या अर्थ देगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि साहित्य में अगर कोई शब्द का प्रयोग हो रहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब वो अभिनेता कैसे इंटरप्रेट करता है कि अच्छा को वो कैसे बोलेगा। वो अच्छा पता नहीं कितने तरह के शेड्स हो सकते हैं उसमें, कई बार मायने बदलेंगे। हाँ, मायने बदलेंगे। तो वाचिकता उसकी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसकी आंगिकता महत्वपूर्ण हो जाती है, उसकी वेशभूषा महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह से जब शब्द आते हैं उसके साथ मिलकर तो वो बिल्कुल एक अलग, आप कहिए कि कलेवर लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो, तो पहला प्रस्ताव तो यही है उस पुस्तक में कि शब्दार्थ आधारित विधा की तरह हम नहीं देखें इसको। और दूसरा प्रस्ताव है कि रंगमंच के इतिहास को हम अपने लोक रंगमंच की धारा के साथ जोड़ेंगे तो हमारा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें कई कमियां हमको दिखाई देंगी। और दूसरे ये कि भद्र रुचि के शिकार हो गए हम लोग हैं। भद्र रुचि से मतलब है कि हम सबसे उच्च स्तरीय कविता का मानते हैं छायावादी, भाषा का अनुशासन छायावाद, प्रेम का अनुशासन छायावाद। तो वो उसको तोड़ने का ये प्रस्ताव देती है ये किताब, और ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे समाज में किस तरह से माना गया, जिस समाज में हमारे यहाँ सूरदास जब गाते हों, मीराबाई जब नृत्य करती हूँ, नृत्य करके गायन करती हूँ, जब हमारे यहाँ साधु संत फकीर दरवेश सूफी ये लोग नृत्य करते हुए, परिक्रमा करते हुए, चैतन्य महाप्रभु तो परिक्रमा करते हुए, नृत्य करते हुए ही आए थे वृंदावन। और कहाँ से आए, असम से चले आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो यात्रा की परंपरा है, नृत्य की परंपरा है, गायन की परंपरा है, अभिनटन की परंपरा है, उसको किस तरह से विक्टोरिया कालीन, एक्चुअली ये विक्टोरिया कालीन अंग्रेजी नैतिकता से प्रभावित हिंदी साहित्य का जो देखने का नजरिया है उसको तोड़ने की प्रस्ताव करती है। विक्टोरियन मॉरलिटी ने बहुत प्रभावित किया। हाँ, तो हमारे हिंदी साहित्य को भी उसने प्रभावित बहुत ज्यादा, और हमारे देखने का नजरिया को प्रभावित किया है। लेटर 18th सेंचुरी की जो इंग्लिश पोइट्री है उसका सीधा सीधा अनुकरण भी लगती है कभी कभी हिंदी कविता। और जो विक्टोरियन नैतिकता है, मोरालिटी है, उसमें तो कभी नहीं भाई, हमारा तो हमारी जो परंपरा है वो तो खजुराहो की परंपरा है, कामशास्त्र की परंपरा है, हमारे यहाँ तो परंपरा वसंत उत्सव की परंपरा है, हमारे यहाँ तो परंपरा लोक परंपरा है, हमारे यहाँ तो भदेश परंपरा, हमारे यहाँ होली की परंपरा है, स्वांग की परंपरा है, नौटंकी की परंपरा है, जिसमें तथाकथित भद्र रुचि को कई बार उपहास उड़ाते हुए अभिनेता देखे जाते हैं। परिष्कार का कुछ अलग ही मतलब हमने समझ लिया। हाँ, परिष्कार का मतलब एक अलग तरह का नैतिकता और शुद्धतावादी जो है। और कि कई माने मुझको अभी तक याद है कि मैंने कोट किया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने 2 बंगाली मित्र को कोट किया है कि वो लोग शकुंतला नाटक का मंचन देखने गए, को पारसी थिएट्रिकल कंपनी शकुंतला नाटक का मंचन कर रही थी। तो उसमें राजा दुष्यंत जो है वो कमर पर हाथ रख के गा रहे हैं, मोरी पतली कमर बल खाए रे, राजा दुष्यंत। तो वो दोनों जो बंगाली सज्जन है, भद्र सज्जन, वो कहते हुए निकल गए कि ये कालिदास की गर्दन पर छुरी फेर रहा है ये लोग। अच्छा। और ये कह के निकल गए, मैंने प्रोटेस्ट में निकल गए। उसको कोट किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्मरण में। मेरा इसमें ये कहना था कि दरअसल तब वो समय है और आज का समय है, तब से हम हमारे महाकवियों की गर्दन पर छुरी नहीं फिर जाए इस चिंता में हम दुबले हो रहे हैं। और तब मंच पर जो उन्मुक्त कला का विकास होना चाहिए वो नहीं होता है।
ये चीज लोक परंपरा हमको सिखाती है कि ये जो उन्मुक्तता है जो रंगमंच में हमको लिबरेशन, एक्टर लिबरेट करता है, तो आप इस जो विक्टोरियन जो नैतिकता से बांधे हुए हैं उसको, तब तो वो कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। न कला में क्रिएट कर पाएगा, न चित्रकला में, न मूर्ति कला में, न अभिनय में, किसी भी कलात्मक विधा में वो कर अपने को क्रिएट नहीं कर पाएगा, मुश्किल है। तो ये एक तरह से कहिए एक नया प्रस्ताव है हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में। बहुत ही शानदार। मुझे तो लगता है कि मैं फिर से दोहरा दूं कि इस किताब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने साझा किया है, तो आप सभी अपनी किताबें, अपनी प्रतियां बेशक मंगाएं, जिनको भी नाटकों में रुचि है और वो नाटकों का प्रभाव और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें। बहुत लंबी बातें हुई और बहुत तफसील, बहुत विस्तार से बातें हुई, और ये बातें चलती रह सकती हैं। मैं तो कहूँगा साल दर साल चलती रह सकती हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, मसौदा ही ऐसा है, ये चलती रहनी चाहिए भी, इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन वक्त की कैद में ज़िंदगी है, ये तो कहा ही जाता है। तो आज के लिए और अभी के लिए मैं इसको विराम देना चाहूँगा, लेकिन आपसे बात करते समय जो मुझे महसूस हुआ, और रामलीला से बात शुरू हुई, उर्दू अदब की जानकारी होते हुए भी हिंदी साहित्य पढ़ा आपने, संस्कृत भी थोड़ा बहुत पढ़ा, दूध के दांत तुड़वाए अपने कृष्ण लीला और राम लीला देखते हुए, और बाकायदा गांधी को भी देखा। सेकुलरिज्म की आवाज़ को बुलंद करती है आपकी ये यात्रा, तो ये बहुत खूबसूरत सी बात है। और मुझे अमीर खुसरो याद आते हैं, उनका पर्शियन का एक शेर पढ़ना चाहूँगा और दर्शकों और श्रोताओं को ज़रूर सुनाना चाहूँगा। अभी की जो जनरेशन है उसको ये जानना चाहिए। अमीर खुसरो कहते हैं कि काफिर इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे जा तार गुश्ता हाजते जन्नार नीस्त, कि मैं वो काफिर हूँ जिसने इश्क को ही खुदा मान लिया है, तो मुझे किसी इस्लाम की ज़रूरत नहीं, और मैं वो भी हूँ जिसने अपने रगों में ही इश्क भर लिया है, तो मुझे कोई जनेऊ पहनने की भी ज़रूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मोहब्बत कायम रहे, ये सिलसिला चलता रहे, कलात्मक विधाएं और कलाएं निपुण होती रहें, हम सब उसमें संवर्धन करते रहें, समर्पण करते रहें, और ये काफिला ऐसे ही चलता रहे, देश संपन्न होता रहे। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके लिए कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी की बातें ऐसी ही कहानी और ऐसी शख्सियतों के साथ चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मौजूद होने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।